साल 2001 एक कथक डांसर उमा शर्मा को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह के बाद हुई चाय पार्टी में वो काफी देर तक सोनिया गांधी से बात करती रहीं। इस बीच एक नेता उनको लगातार देखते रहे। जब उमा शर्मा उस नेता के पास गई तो उस नेता ने उन्हें उलाहना दिया, उमा जी, गैरों से बात करती हो और हमसे पद्म भूषण लेती हो। जाहिर है कि वो नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी अपनी राजनीति में कभी उदारवादी दिखते हैं तो कभी उग्र राष्ट्रवादी। उनकी कविताओं का भी यही हाल है। हिंदू मुस्लिम की एकता की बात भी करते हैं, लेकिन 2002 के गुजरात दंगों के बाद भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। एक तरफ वो देश के लिए अविवाहित रहने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर एक शादीशुदा औरत के साथ ताउम्र संबंध रखते हैं। परंपराओं के नाम पर राजनीति करने वाले आरएसएस में अटल कई बार परंपराओं को तोड़ते दिखते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी का उदारवाद का दिखावा फर्जी था? क्या वो सच में हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे? और उनके एक शादीशुदा महिला के साथ संबंधों में कितनी सच्चाई है, चलिए जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। 1996 में पहली बार वो मात्र 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने, दूसरी बार 1998 में 13 महीनों के लिए और तीसरी बार 1999 में पूरे टर्म के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ। तरबियत आरएसएस की पाठशाला और उससे भी पहले आर्य समाज जैसे संगठनों में हुई। अटल में उग्र राष्ट्रवाद की बेझिझक नुमाइश की आदत थी, लेकिन इन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुखबिरी के आरोप लगते हैं। फ्रंटलाइन को दिए एक इंटरव्यू में अटल बिहारी वाजपेयी ने बताया है, 27 अगस्त 1942 को बटेश्वर बाजार में प्रदर्शनकारी इकट्ठे हुए थे। उन्होंने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे ककुआ उर्फ लीलाधर और महुआ वहां आए और भाषण दिया। उन्होंने लोगों को वन कानूनों का उल्लंघन करने को राजी किया। उसके बाद 200 लोग वन विभाग के यहाँ गए। मैं अपने भाई के साथ उस भीड़ में शामिल था। मैं और मेरा भाई पीछे खड़े रहे, बाकी लोग इमारत में घुस गए। मैं वहाँ ककुआ और महुआ के अलावा किसी को नहीं जानता। मुझे लगा कि इमारत की ईंटें गिरने वाली हैं। मुझे नहीं पता दीवार कौन गिरा रहा था, लेकिन उसकी ईंटें निश्चित ही गिर रही थीं। मैं और मेरा भाई मैपुरा जाने लगे। भीड़ हमारे पीछे थी। जिन ककुआ और महुआ का जिक्र पहले किया, वे मवेशियों के बाड़े से होते हुए बाहर निकल आए थे। उसके बाद भीड़ बिचकौली की तरफ जाने लगी। वन विभाग में 10-12 लोग थे। मैं 100 गज की दूरी पर खड़ा था। सरकारी इमारत गिराने में मेरा कोई हाथ नहीं था। उसके बाद हम अपने अपने घर वापस लौट गए। अटल आरएसएस से जुड़े थे और आरएसएस भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। आजादी के बाद आरएसएस का यह राष्ट्रवाद मुसलमान विरोध की लाइन पर चलता हुआ समय के साथ उग्र होता गया और उग्र होते गए इससे जुड़े लोग। रॉबिन जेफरी जैसे विद्वानों और स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषकों ने ही नहीं, सियासत में वाजपेयी के समकालीन बहुत से ऐसे लोग थे जिनका यह मानना था कि 1960 के दशक के वाजपेयी तेज तर्रार हिंदुत्ववादी नेता हुआ करते थे। उस दौर में कई बार मुसलमानों के खिलाफ तीखे बयान थे। वाजपेयी ताउम्र संघ की कट्टर राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रति समर्पित रहे। उनकी कविताएं उनके हिंदुत्ववादी व्यक्तित्व को चित्रित करती हैं। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। हालांकि अटल जैसे जैसे दिल्ली और भारतीय संसद की राजनीति में मंझते गए, वैसे वैसे उन्होंने अपनी उग्र राष्ट्रवादी छवि को ढकने और दबाने की कोशिश की। उनके इस कोशिश को देखते हुए हमें याद रखना चाहिए कि जितनी कोई सियासी शख्सियत संसद पर असर डालती है, संसद उससे कहीं ज्यादा असरदार रोल किसी राजनेता का किरदार गढ़ने में अदा करती है। वाजपेयी इसकी मिसाल है। शुरुआती दिनों में संसद के कद्दावर नेताओं के खुले मिजाज ने वाजपेयी पर गहरा असर डाला। फिर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपने कट्टर विरोधियों, जिनमें वाजपेयी भी थे, के प्रति सहिष्णु और दयालु भाव ने भी वाजपेयी पर असर डाला। अटल 1957 से 2004 तक सांसद रहे। 1962-1984 में 2 बार चुनाव हारे, लेकिन तब भी राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंच गए। 1961 की बात है। नई दिल्ली से लोकसभा का उपचुनाव जीतने के बाद बलराज मधोक सेंट्रल हॉल में बैठकर जोर जोर से नेहरू की चीन नीति की बखिया उधेड़ रहे थे। तभी अटल उनके पास गए और कहा, अगर आप नेहरू को इस तरह भला बुरा कहेंगे तो कभी भी कोई चुनाव नहीं जीत पाएंगे।
नेहरू की मौत के बाद अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण एक ऐतिहासिक भाषण है और दिखाता है कि अलग अलग विचारधाराओं से आने वाले नेता भी एक दूसरे के प्रति किस हद तक सम्मान का भाव रखते थे। आरएसएस की परंपरावादी उग्रता को तोड़ने के कई मिसाल अटल की जिंदगी में मिलते हैं। इस तरह की एक मिसाल तब मिलती है जब अटल अमेरिका दौरे पर थे। हुआ यूं कि खाने में बीफ परोसा गया। अटल के साथ बैठी थी कांग्रेस नेता मुकुल बनर्जी। उन्होंने अटल को इस बारे में कहा तो अटल बोले, ये गायें इंडिया की नहीं अमेरिका की हैं। खाने पीने की आदतें और पीने पिलाने का शौक भी अटल को आरएसएस की पॉपुलर मान्यता से अलग करता है। द वायर के एक रिपोर्ट के अनुसार अपने शुरुआती दिनों में वाजपेयी वाइन और स्कॉच के शौकीन थे। उनके पसंदीदा खानों में रसगुल्ला, मुर्गा, खीर, खिचड़ी और तले हुए झींगे और मछली थे। एक और किस्सा उनके विवाह को लेकर है। अटल अविवाहित थे, लेकिन ताउम्र एक विवाहित महिला के साथ संबंध में रहे। इस महिला का नाम था राजकुमारी कौल। कॉलेज के दिनों में अटल और राजकुमारी साथ पढ़ते थे ग्वालियर में। अटल की जीवनी लिखने वाली सागरिका घोष के अनुसार दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन जब शादी की बात आई तो राजकुमारी के परिवार ने शिंदे की छावनी में रहने वाले और आरएसएस की शाखा में रोज जाने वाले वाजपेयी को अपनी बेटी के लायक नहीं समझा। दिल्ली के रामजस कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाने वाले बीएन कौल से राजकुमारी की शादी हुई। जब वाजपेयी सांसद के रूप में दिल्ली आए तो राजकुमारी से मिलने का उनका सिलसिला फिर से शुरू हुआ। जब बीएन कॉलेज रामजस हॉस्टल के वार्डन बने तो राजकुमारी कौल भी उनके साथ रहने लगी। वाजपेयी उनसे मिलने अक्सर हॉस्टल ही आ जाया करते थे। स्टूडेंट्स बाहर खड़ी काली एम्बेसडर कार देखकर समझ जाते थे कि वाजपेयी आए हैं। अटल और राजकुमारी कौल के इस रिश्ते का कोई नाम नहीं था। वाजपेयी की जीवनी हार नहीं मानूंगा में विजय त्रिवेदी लिखते हैं, दोहरे मानदंडों वाली राजनीति में यह अलिखित प्रेम कहानी तकरीबन 50 साल चली और जो छिपाई नहीं गई, लेकिन उसे कोई नाम भी नहीं मिला। जब वाजपेयी को दिल्ली में बड़ा सरकारी घर मिला तो राजकुमारी कौल, उनके पति बीएन कौल और उनकी बेटियां वाजपेयी के घर में शिफ्ट हो गए। सागरिका बताती हैं, जब वाजपेयी के सबसे नजदीकी दोस्त अप्पा घटाते वाजपेयी को अपने यहाँ खाने पर बुलाते थे तो वाजपेयी, राजकुमारी कौल और बीएन कौल तीनों साथ साथ उनके यहाँ जाते थे। बलबीर पुंज कहते हैं कि ब्रज नारायण कौल ने न सिर्फ राजकुमारी और वाजपेयी के बीच दोस्ती को स्वीकार किया था, बल्कि वो वाजपेयी को बहुत पसंद करने लगे थे। 80 के दशक में एक पत्रिका सेवी को दिए इंटरव्यू में राजकुमारी कहती हैं कि वाजपेयी और मुझे, मेरे पति को इस रिश्ते के बारे में कभी कोई सफाई नहीं देनी पड़ी। वाजपेयी की जीवनी हार नहीं मानूंगा में विजय त्रिवेदी लिखते हैं, हिंदुस्तान की राजनीति में शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा कि प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में ऐसी शख्सियत रह रही हो जिसे प्रोटोकॉल में जगह ना हो, लेकिन जिसकी उपस्थिति सबको मंजूर हो। 60 के दशक में मिसेज कौल अपने पति को तलाक देकर वाजपेयी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उनकी पार्टी और आरएसएस का मानना था कि अगर वाजपेयी ऐसा करते हैं तो इसका उनके राजनीतिक करियर पर खराब असर पड़ेगा। वाजपेयी ने ताउम्र शादी नहीं की, लेकिन मिसेज कौल के साथ उनके लगभग 50 सालों तक संबंध रहे। एक कार्यक्रम के दौरान वाजपेयी ने स्वीकार किया, मैं कुंवारा हूं, ब्रह्मचारी नहीं। आज के समय में अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छे आदमी थे मगर गलत पार्टी में थे, पर ऐसा है नहीं। रॉबिन जेफरी जैसे विद्वानों और स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषकों ने ही नहीं, सियासत में वाजपेयी के समकालीन बहुत ऐसे लोग थे जिनका यह मानना था कि 1960 के दशक के वाजपेयी तेज तर्रार हिंदुत्ववादी नेता हुआ करते थे। उस दौर में कई बार मुसलमानों के खिलाफ तीखे बयान दिया करते थे। वाजपेयी ताउम्र संघ की कट्टर राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रति समर्पित रहे, लेकिन हां, बलराज मधोक जैसे कट्टर हिंदुत्ववादी के सामने अटल नर्म दिखते हैं। विपक्ष के नेताओं के साथ उनके संबंध, खान पान को लेकर उनका खुलापन, निजी रिश्तों में गैर परंपरागत रवैया उन्हें उनके समकालीन और वर्तमान कट्टर नेताओं से अलग करता है। लेकिन यह कहना गलत होगा कि अटल धार्मिक मामलों में आरएसएस के विचारों से अलग थे। अटल एक सांप्रदायिक नेता थे, लेकिन बहुत शातिर। 3 उदाहरणों से हम ये बात समझेंगे। फरवरी 1983 असम में नेल्ली नरसंहार हुआ। 2000 से ज्यादा लोग मारे गए, लगभग सभी बंगाली मुसलमान थे। असम में चुनाव होने वाले थे और भाजपा अध्यक्ष के रूप में वाजपेयी राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे थे। अपने एक भाषण में वाजपेयी को यह कहते हुए पाया गया
कि विदेशी लोग यहां आए हैं और सरकार कुछ नहीं करती है। अगर वे इसके बजाय पंजाब में आए होते तो क्या होता? लोगों ने उन्हें टुकड़ों में काट दिया होता और फेंक दिया होता। अटल के भाषण के तुरंत बाद दिल्ली में हिंसा भड़क उठी। असम में अपने भाषण के बाद वाजपेयी नई दिल्ली लौट आए और नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली हत्याकांड की निंदा की। अटल ने बहुत शातिराना तरीके से राम मंदिर के लिए हो रहे आंदोलन से खुद को अलग रखा। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़ा गया। 6 दिसंबर को अटल अयोध्या में नहीं थे, लेकिन 5 दिसंबर 1992 को लखनऊ के अमीनाबाद में आरएसएस के कारसेवकों से मिले थे। अटल ने उस स्थान का जिक्र करते हुए जहां वे और भाजपा ने राम मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा था, कहा, वहां नुकीले पत्थर निकले हैं, कोई बैठ नहीं सकता, जमीन को समतल करना होगा, इसे बैठने लायक बनाना होगा, यज्ञ की व्यवस्था होगी तो कुछ निर्माण भी होगा। अगले दिन बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। अब नई दिल्ली वापस आए वाजपेयी ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के दिन को मेरे जीवन का सबसे दुखद दिन करार दिया। 2002 में गुजरात में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए। विश्व भर में इसे गुजरात नरसंहार भी कहा जाता है। वाजपेयी तब प्रधानमंत्री थे और मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री। दंगों के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने की मांग भाजपा के भीतर और बाहर विभिन्न हलकों से उठाई गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी को राजधर्म का पालन करने की सलाह दी। यह समाचार मीडिया में सुर्खी बन गई। लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी के हस्तक्षेप के बाद वाजपेयी ने कहा कि मुख्यमंत्री वही कर रहे थे। बाद में 12 अप्रैल 2002 को भाजपा राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। वाजपेयी ने कहा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गुजरात त्रासदी शुरू कैसे हुई। इसके बाद के घटनाक्रम निस्संदेह निंदनीय थे, लेकिन आग किसने लगाई, आग कैसे फैली, साफ है। अटल सांप्रदायिक आग लगाने का काम भी कर देते थे और शातिर राजनीति के सहारे अपनी छवि प्रबंधन में भी कामयाब हो जाते थे। उनके ऊपर अब्बास ताबिश का यह शेर फिट बैठता है, आपको कौन तमाशाई समझता है, यहां आप तो आग लगाते हैं चले जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर या इंटरेस्टिंग राजनेता के जीवन की कहानी के साथ। पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और आपकी कोई राय या टिप्पणी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइए।